YouTube चैनल श्योर कंपटीशन सक्सेस में आप सब लोगों का स्वागत है। आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले थे यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल के बीच में डिफरेंस को, लेकिन इसको पढ़ने से पहले आप लोगों को दोनों सेल के विषय में अलग अलग से पढ़ना पड़ेगा। जो प्रोकैरियोटिक सेल है वो कौन सी होती है, किस टाइप की होती है, क्या स्ट्रक्चर है उसकी, क्या क्या फीचर्स हैं। उसके बाद में यूकैरियोटिक सेल के बारे में पढ़ेंगे, तो आप लोग आसानी से डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे कि दोनों के बीच में जो एक्चुअल डिफरेंस है वो क्या क्या होता है। तो आज के इस सेशन में हम लोग पढ़ेंगे सिर्फ प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में पढ़ेंगे। यूकैरियोटिक सेल के बारे में वैसे तो आप लोग पढ़ चुके हैं, जो सेल की हमने स्ट्रक्चर पढ़ी अभी तक उसमें भी आप लोग समझ गए होंगे। उसके बाद आप लोग इसमें डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि दोनों में क्या क्या डिफरेंस होता है बीच में। तो चलिए आज के सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं और पढ़ते हैं प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में। प्रोकैरियोटिक सेल कौन सी होती है? देखिए, पहले मैंने आपको बताया है कि जो प्रोकैरियोटिक है उसका मतलब क्या होता है। तो यहां पर आप लोग देख रहे हैं प्रोकैरियोटिक सेल, यानी कि अगर हम लोग देखें तो ये जो शब्द है प्रोकैरियोट या फिर प्रोकैरियोटिक, ये बना हुआ है एक ग्रीक शब्दों से मिलकर बना हुआ है। और यहां पर अगर बात करें हम लोग प्रो की, जो प्रोकैरियोटिक में आप लोग प्रो देख रहे हैं, तो प्रो का मतलब होता है, देखिए प्रो का मतलब होता है प्रीमिटिव। प्रीमिटिव क्या होता है? हिंदी में हम लोग बोलते हैं प्रीमिटिव होता है बहुत पुराना, यानी कि आदिम या फिर पुराना, पहले का, ऐसा इसको बोला जाता है प्रीमिटिव। या फिर आप लोग इसको बोल सकते हैं बिफोर या फिर प्रीमिटिव, यानी कि बहुत ही पुराना, बहुत ही आदिम, इस तरीके से। दूसरा जो शब्द है प्रोकैरियोटिक के अंदर, तो दूसरा शब्द बनता है कैरियोन से। कैरियोन का मतलब होता है न्यूक्लियस, जिसके बारे में हम लोगों ने एक अलग से वीडियो बनाया है, आप लोगों ने उम्मीद है देख लिया होगा। तो प्रोकैरियोटिक जो है ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है और ग्रीक भाषा के ही दोनों शब्द है। प्रो का मतलब होता है प्रीमिटिव, यानी कि पहले का, और कैरियोन होता है न्यूक्लियस। तो इसका मतलब क्या निकलता है हिंदी में, यानी कि पहले का न्यूक्लियस के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कि जो न्यूक्लियस है वो वेल ऑर्गेनाइज है, जो जेनेटिक मटेरियल है वो उसके अंदर पड़ा हुआ है न्यूक्लियस के अंदर, और जो न्यूक्लियस है वो खुद एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर बंधा हुआ है, बाउंड है एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से। तो यहाँ पर क्या है, यानी कि इस टाइप का न्यूक्लियस नहीं होगा। वो कैसा न्यूक्लियस होगा? प्रीमिटिव न्यूक्लियस होगा, पहले का न्यूक्लियस होगा। ये सारी चीजें इस न्यूक्लियस के अंदर, यानी कि जो प्रोकैरियोटिक का न्यूक्लियस है उसके अंदर देखने को नहीं मिलेगी। अभी आप लोग आगे जैसे पढ़ेंगे तो समझ जाएंगे इसके बारे में। उसके बाद देखिए, जिन ऑर्गेनिज्म को हम लोग प्रोकैरियोटिक बोल रहे हैं, अब देखिए जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, सब सेल से बने हुए हैं, आप लोगों को पता है। अब सबसे छोटा ऑर्गेनिज्म जो होगा वो आप लोग समझ सकते हैं कि सिर्फ और सिर्फ एक सेल से ही बना होगा। उसके बाद जो बड़े बड़े ऑर्गेनिज्म आप लोग देखते हैं, ये कोई हजारों की संख्या में सेल के मिलने से बना है, कोई लाखों, करोड़ों, अरबों, खरबों, इस तरीके से सेलों के आपस में मिलने से बड़े बड़े ऑर्गेनिज्म बनते हैं। लेकिन जो सबसे छोटा ऑर्गेनिज्म रहेगा वो कौन सा होगा? ऐसा ऑर्गेनिज्म ही होगा जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक सेल ही पाई जाएगी। और एक सेल वाले जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो कौन से होते हैं? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म उनको कहा जाता है। तो ये जो हम पढ़ रहे हैं प्रोकैरियोटिक, ये भी किस टाइप के होते हैं? ये भी यूनिसेलुलर ही होते हैं, एक सेल से बने हुए होते हैं, और सेल का साइज जो है वो बहुत ही छोटा होता है। बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे, तो इसका मतलब आप लोग समझ गए हैं। अब देखिए, ये जो प्रोकैरियोटिक जो ऑर्गेनिज्म है, ये इस धरती के सबसे पुराने ऑर्गेनिज्म है। जब देखिए धरती का विकास हुआ होगा, जब धरती पर जीवन का विकास हुआ होगा, तो उस समय में ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट ही मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बन गए होंगे। सबसे पहले जो शुरुआत हुई होगी वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म से हुई थी। तो हम लोग ऐसा मान सकते हैं कि जो प्रारंभिक जो ऑर्गेनिज्म थे, जो बहुत ही पुराने जो ऑर्गेनिज्म थे, वो किस टाइप के हुआ करते थे? एक तो यूनिसेलुलर थे, एक सेल से बने हुए, और एक सेल के अंदर से भी कौन से थे? जो प्रोकैरियोटिक होते हैं, जो प्रोकैरियोटिक थे। तो हम लोग बोल सकते हैं जो एंशिएंट जो लिविंग ऑर्गेनिज्म थे, एंशिएंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑन अर्थ,
जो प्रोकैरियोट्स हैं, जो देखिए जिनके अंदर प्रोकैरियोटिक सेल मिलेगी, तो उन ऑर्गेनिज्म को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोकैरियोट्स कहा जाता है। तो जो प्रोकैरियोट्स है ये क्या है, इस धरती पर रहने वाले सबसे पुराने ऑर्गेनिज्म के अंदर से एक है। कौन से, प्रोकैरियोट्स। उसके बाद देखिए आप लोगों को पता होना चाहिए कि अब जिन ऑर्गेनिज्म को हम लोग प्रोकैरियोट्स बोल रहे हैं वो ऑर्गेनिज्म कैसे होते हैं, कैसे दिखाई देते हैं, इस बारे में पता होना चाहिए। तो अगर एग्जाम्पल की हम लोग बात करें तो देखिए जितने भी बैक्टीरिया हैं, लगभग सभी बैक्टीरिया प्रोकैरियोट्स होते हैं और यूनिसेलुलर होते हैं। इस श्रेणी के अंदर ही आते हैं, वो किसके अंदर, प्रोकैरियोट्स के अंदर। और दूसरा होता है आर्किया। आर्किया भी यूनिसेलुलर है, बैक्टीरिया से मिलता जुलता ही है। जब तक आर्किया के बारे में पूरा पता नहीं था तो उसको भी क्या था, एक तरीके का बैक्टीरिया माना जाता था, आर्क बैक्टीरिया उसको बोल देते थे। लेकिन बाद में क्या हुआ कि आर्किया के कुछ फीचर्स यूकैरियोट्स के साथ मिलते हैं, तो इस वजह से इसको थोड़ा अलग रखा गया है। तो इसके एग्जाम्पल की अगर आप लोगों से बात करें, अगर आप लोगों से एग्जाम्पल कोई पूछता है कि प्रोकैरियोट्स के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, तो आप लोगों को क्या जवाब देना है, एक तो होता है बैक्टीरिया और दूसरा होता है आर्किया। कई जगह पर लिखा होता है कि बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी। तो ब्लू ग्रीन जो एल्गी है वो भी क्या है, वो भी बैक्टीरिया ही का ही टाइप है, उसको कि साइनोबैक्टीरिया बोलते हैं। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इसके एग्जाम्पल की अगर हम लोग बात करें प्रोकैरियोट्स के जो एग्जाम्पल है वो कौन कौन से हैं, तो अभी मैंने आपको बताया इसके एग्जाम्पल होते हैं बैक्टीरिया एंड आर्किया। बैक्टीरिया और आर्किया इसके एग्जाम्पल है, दोनों ही क्या है, यूनिसेलुलर होते हैं। कुछ एग्जाम्पल आप लोग नोट कर लेंगे बैक्टीरिया के, जो कि इस कैटेगरी के अंदर आते हैं, किसके अंदर, प्रोकैरियोट्स के अंदर। तो इसके एग्जाम्पल लिखेंगे आप लोग। देखिए पहला है स्ट्रेप्टोकोकस। स्ट्रेप्टोकोकस है। उसके बाद नोस्टॉक, उसके बाद है एनाबेना, उसके बाद है साइनोबैक्टीरिया। और मैंने आपको बताया है कि जो साइनोबैक्टीरिया है इसी को ही क्या बोलते हैं हम लोग, ब्लू ग्रीन एल्गी बोलते हैं इसको, ब्लू ग्रीन एल्गी। ठीक है, ब्लू ग्रीन एल्गी क्या है, साइनोबैक्टीरिया है। तो ये कुछ एग्जाम्पल है आप लोगों के सामने, जो कि किसके एग्जाम्पल है, ये बैक्टीरिया हैं और कैसे हैं, प्रोकैरियोट्स होते हैं। ये प्रोकैरियोट्स यानी कि क्या मतलब समझे अभी तक आप लोग, एक सिंगल सेल से बनी हुई एक स्ट्रक्चर होती है, स्मॉलेस्ट साइज होता है, सबसे छोटा साइज है इनका। उसके अलावा जो मेन डिफरेंस है वो क्या है, जो कि डिफरेंशिएट करता है कि कौन सी सेल प्रोकैरियोटिक है, कौन सी यूकैरियोटिक है। तो न्यूक्लियस वाला जो वीडियो आप लोगों ने देखा होगा, तो मैंने आप लोगों को बताया था कि इनके अंदर, प्रोकैरियोट्स के अंदर जो न्यूक्लियस है वो वेल डिफाइन नहीं होता है। हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते कि कौन सा न्यूक्लियस है, क्योंकि न्यूक्लियस को शेप देने वाले, न्यूक्लियस को बाउंड करने वाली जो लेयर है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, वो इनके अंदर एब्सेंट होती है। तो न्यूक्लियस के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल होता है, डीएनए वगैरह, ये सब यहाँ पर बिखरा हुआ रहता है साइटोप्लाज्म के अंदर। बस इतना ही डिफरेंस है कि इनका जो न्यूक्लियस है वो मेम्ब्रेन से बाउंड नहीं होता है, वेल डिफाइंड वो, या फिर वेल डिफाइंड बोली, या फिर वेल ऑर्गेनाइज नहीं होता है। तो ये जो एग्जाम्पल हम लोगों ने लिए हैं ये प्रोकैरियोट्स के हैं, और बैक्टीरिया के एग्जाम्पल हैं, ये कैसे हैं, ये प्रोकैरियोटिक हैं। ठीक है, इनका जो न्यूक्लियस होगा ना वो मेम्ब्रेन से बाउंड नहीं रहता है, न्यूक्लियर जो मेम्ब्रेन है वो एब्सेंट रहेगी, और इनका जो जेनेटिक मटेरियल है डीएनए वो सेल के अंदर ही कहीं पर, साइटोप्लाज्म के अंदर कहीं पर भी हो सकता है, क्योंकि न्यूक्लियस है नहीं। उसके बाद देखिए अभी मैंने आपको बताया था कि इनकी अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो ये कैसी स्ट्रक्चर होती है, इनकी स्मॉलर स्ट्रक्चर होती है, सबसे छोटे ये होते हैं, स्मॉलर स्ट्रक्चर होती है। और कैसे होते हैं, सिंपल होते हैं, बिल्कुल सिंपलर और स्मॉलर इनकी स्ट्रक्चर होती है, छोटे से छोटे इनकी स्ट्रक्चर होती है। और स्ट्रक्चर कैसी होगी, सिंपल स्ट्रक्चर होगी, क्योंकि ज़्यादा इनके अंदर सेलुलर जो सेल के जो दूसरे कंपोनेंट्स हैं वो ज़्यादातर एब्सेंट होते हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, इस टाइप की चीज़ें जो इनके अंदर देखने को नहीं मिलेगी। माइटोकॉन्ड्रिया जैसे गोल्गी बॉडी है, इस तरीके की ऑर्गेनिज्म के अंदर नहीं होते हैं। तो स्मॉलर छोटे से छोटे स्ट्रक्चर होती है इनकी, और कैसी होती है, सिंपल होती है। अगर इनकी हम मेजरमेंट की बात करें कि जो
स्मॉल है तो साइज कितना होगा, तो ये होता है देखिए 0.1 mm से लेकर, mm यहाँ पर क्या है माइक्रोमीटर है, माइक्रोमीटर से लेकर कितना होता है 5 माइक्रोमीटर तक का इनका साइज होता है। 5 माइक्रोमीटर का क्या होता है साइज होता है किनका, जो प्रोकैरियोट्स होते हैं। और एग्जाम्पल क्या क्या है, बैक्टीरिया और आर्किया। जो आर्किया होते हैं वो भी बैक्टीरिया टाइप में होते हैं, स्मॉलर स्ट्रक्चर होती है और इस टाइप के होते हैं जो एक्सट्रीम कंडीशन में ये सर्वाइव कर सकते हैं। ठीक है, जो गर्म पानी के झरने होते हैं, जो हॉट स्प्रिंग होते हैं जिनका कि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, ये यहाँ पर भी सर्वाइव कर सकते हैं। ठीक है, 100 डिग्री टेम्परेचर से आगे तक भी ये लोग सर्वाइव कर सकते हैं। एक्सट्रीम कोल्ड, जहाँ पर बहुत ज़्यादा स्नो है, बर्फ़ के अंदर भी ये लोग सर्वाइव कर सकते हैं, आर्किया जो है। तो आर्किया जो है ये किसका एग्जाम्पल है, ये प्रोकैरियोट्स का ये एग्जाम्पल है। अब मैंने आपको बताया है कि जो प्रोकैरियोट्स है इनकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, स्मॉलर और सिंपल इनकी स्ट्रक्चर होती है। अभी हम लोग स्ट्रक्चर इनकी देखेंगे। उसके बाद देखिए जो मेन पॉइंट है जो कि आप लोगों को याद रखना है कि अभी मैंने आपको बताया था कि न्यूक्लियस जो है इनका वो मेम्ब्रेन से कवर नहीं रहता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इनकी एब्सेंट होती है। दूसरे जो और कंपोनेंट है सेल के वो भी क्या होते हैं, वो भी मेम्ब्रेन बाउंड नहीं रहते हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं कि मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स इसके अंदर होते हैं। क्या सेल के जो कंपोनेंट होते हैं वो मेम्ब्रेन से बाउंड होते हैं, तो बिल्कुल नहीं होते हैं। बस यही चीज यहाँ पर डिफ्रेंशिएट करती है कि कौन सा ऑर्गेनिज्म यूकैरियोट है और कौन सा प्रोकैरियोट है, यही इनका मेन डिफरेंस होता है यहाँ पर। उसके बाद देखिए अब जो प्रोकैरियोट्स हैं इनके अंदर रिप्रोडक्शन कैसे होता है, यानी कि जो प्रोकैरियोट्स है वो अपने जैसे नए ऑर्गेनिज्म को कैसे उत्पन्न करते हैं। तो इसके अंदर रिप्रोडक्शन जो मिलता है वो कौन सा होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कौन सा है, जिसमें नए ऑर्गेनिज्म को बनाने के लिए सिर्फ एक ही पेरेंट की जरूरत होती है, यूनिपेरेंटल होता है, मेल फीमेल नहीं चाहिए। कोई भी एक ऑर्गेनिज्म क्या कर सकता है, अपने जैसे दिखने वाले दो नए ऑर्गेनिज्म को बना सकता है। तो इस टाइप का रिप्रोडक्शन इनके अंदर मिलता है, कौन सा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। एसेक्सुअल भी बहुत से टाइप का होता है, तो एसेक्सुअल के अंदर भी इनके अंदर कौन सा देखने को मिलेगा, इनके अंदर देखने को मिलता है बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन कौन सा होता है, एक सेल से जब दो सेल बनती है डिवाइड होकर, तो उसको क्या बोलते हैं, बाइनरी फिजन इनके अंदर देखने को मिलेगा। सिंपल है, मान लीजिए कोई एक बैक्टीरिया है इस टाइप से, तो इसका जेनेटिक मटेरियल डिवाइड हो जाता है जो न्यूक्लियस है, ठीक है, और साइटोप्लाज्म उसको चारों तरफ से कवर कर लेता है, तो दो नए बैक्टीरिया इसकी फॉर्मेशन हो जाती है यहाँ पर। तो इस तरीके का एक ऑर्गेनिज्म से जब दो ऑर्गेनिज्म बन रहे हैं तो इसको क्या बोलते हैं, बाइनरी फिजन बोलते हैं। तो इनके अंदर प्रोकैरियोट्स के अंदर कुछ ऐसा ही देखने को मिलता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एक चीज यहाँ पर और ध्यान रखेंगे कि जो बैक्टीरिया और आर्किया है ना, ये कौन से किंगडम के अंदर आते हैं, ये आते हैं मोनेरा, किंगडम मोनेरा है इनकी। और किंगडम मोनेरा के अंदर ऑर्गेनिज्म कौन से हैं, जो कि प्रोकैरियोट्स होते हैं। और बैक्टीरिया और आर्किया के बारे में वहीं पर पढ़ते हैं, किंगडम के अंदर कौन सी, मोनेरा के अंदर। उसके बाद देखिए फिजन कौन सा हो गया, एसेक्सुअल बाइनरी फिजन हो गया, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ये टाइप होता है। तो ये कुछ बेसिक इनकी बारे में मैंने आपको बताया। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो स्ट्रक्चर है बैक्टीरिया की ये कैसे होती है। इसके बाद ये जो पूरा टॉपिक है प्रोकैरियोट्स का, ये आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अब हम लोग बात करेंगे कि जो बैक्टीरिया है उसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है। तो देखिए बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर हम लोग बनाएंगे और देखेंगे कि क्या क्या इसके अंदर चीज़ें देखने को हम लोगों को मिलती है। तो बैक्टीरिया देखिए देखने में इस तरीके का दिखाई देता है, ये इस तरीके से इसकी स्ट्रक्चर होती है बैक्टीरिया की, ठीक है। ये क्या है, आपका बैक्टीरिया है, कोई भी बैक्टीरिया। ये आप लोग समझ चुके हैं, ये होते हैं प्रोकैरियोट्स होते हैं। इनका जो न्यूक्लियस होगा वो वेल ऑर्गेनाइज, वेल डिफाइंड नहीं होगा, और जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है उसका एब्सेंस होती है यहाँ पर।
तो अभी तक जो स्ट्रक्चर हमने बनाई है इसके अंदर आप लोगों को दो कंपोनेंट दिखाई दे रहे होंगे, दो पार्ट यहाँ पर दिख रहे हैं। जो बीच का मेन पार्ट है ये देखिए दिखने में कैसा लग रहा है, कैप्सूल जैसा है ना, कैप्सूल जो कि आप लोग लेते हैं। तो ये बाहर का जो पार्ट है इसको हम लोग बोलते हैं कैप्सूल। ये बाहरी जो पार्ट है ये क्या है, कैप्सूल है। और कैप्सूल का काम क्या होता है, प्रोटेक्ट करने का है। ये प्रोटेक्टिव एक लेयर बना रखी है इसने, बैक्टीरिया के चारों तरफ की एक कवरिंग है जिसको कि हम लोग क्या बोल रहे हैं, कैप्सूल। और कैप्सूल का जो काम है वो होता है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। और प्रोटेक्शन भी कौन सा प्रोवाइड करना, खासकर फैगोसाइटोसिस से। पिछला जो देखिए हमारे वीडियो है उसके अंदर सेल मेम्ब्रेन हमने पढ़ा था, तो वहां पर बताया था कि सेल मेम्ब्रेन जो है वो कैसी होती है, वो फ्लेक्सिबल होती है और वो फॉरेन पार्टिकल, हर एक सेल नहीं, जैसे कि इंसानों के अंदर WBC है या अमीबा है, इस टाइप के उसके अंदर क्या होगा कि ये किसी फॉरेन पार्टिकल या फूड पार्टिकल को कैप्चर करती है और एंगल्फ करने का काम करती है, उसको खाने का काम करती है। मैंने बताया था ना, मान लीजिए ये बैक्टीरिया है, इसके पास अगर कोई फॉरेन पार्टिकल आ गया तो सेल मेम्ब्रेन इस टाइप से शेप चेंज करके क्या करती है, इसको पूरा अपने अंदर इस तरीके से कवर कर देती है, फॉरेन पार्टिकल या फूड को इस तरीके से खा जाती है। तो जो बैक्टीरिया का कैप्सूल है वो इसी फैगोसाइटोसिस से क्या करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। लिख लेंगे यहां पर, देखिए फैगोसाइटोसिस, समझ गए ना, फैगोसाइटोसिस से प्रोटेक्शन देता है। या वैसे भी क्या करता है, इसकी कवरिंग है तो इसको प्रोटेक्शन ये प्रोवाइड करता है। ये पहला पार्ट आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं। दूसरा जो पार्ट है यहाँ पर, जो टेल यानी कि पूंछ जैसी जो स्ट्रक्चर है, इसको क्या बोलते हैं, इसको फ्लैजिलम बोलते हैं। ये क्या आपका फ्लैजिलम, फ्लैजिलम क्या करता है, इसको मूवमेंट और लोकोमोशन में हेल्प प्रोवाइड करता है। ठीक है, मूवमेंट, मूव करना है कहीं पर, या फिर लोकोमोशन, मूवमेंट क्या होता है, कोई बॉडी पार्ट हिल रहा है इसकी वजह से ये हिल रहा है। लोकोमोशन यानी कि एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने में हेल्प कौन प्रोवाइड करेगा, यहाँ पर फ्लैजिलम कर रहा है। दो पार्ट आप लोगों ने देखे यहाँ पर। उसके बाद देखिए यहाँ पर होते हैं हेयरी स्ट्रक्चर्स होती है ऐसे, ठीक है, रोए रोए से होते हैं बॉडी पर पूरे। ये हेयरी स्ट्रक्चर यानी कि बाल जैसे दिखने वाली स्ट्रक्चर मिलती है यहाँ पर आप लोगों को बैक्टीरिया के ऊपर। तो ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको पाइलस बोलते हैं। पूरा बैक्टीरिया इससे कवर रहता है, इसको क्या बोलते हैं, पाइलस। ठीक है, अभी इसके बारे में और थोड़ा देखते हैं। मतलब पूरी बॉडी पे ही रहता है, ये जगह हम लोगों ने छोड़ दी है क्योंकि यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो किस तरीके से दिखाई देती है। जो ये बैक्टीरिया ही है कोई और ये प्रोकैरियोट है, इसकी जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो कैसी दिखाई देगी। तो आउटर स्ट्रक्चर में आप लोगों को कैप्सूल दिखाई दे रहा है, फ्लैजिलम, और ऐसे छोटे छोटे से इसके अंदर ऊपर रोए पाए जाते हैं, रोम, बाल या इस तरीके से। ठीक है, तो इनको हम बोलते हैं पाइलस। ये स्ट्रक्चर जो आपने देख रहे हैं यहाँ पर, इनको बोलते हैं पाइलस। पाइलस, अब पाइलस का क्या काम हो सकता है, ये छोटे छोटे रोए हैं बॉडी के ऊपर। तो पाइलस जो होता है इसकी वजह से ये एक दूसरे के साथ चिपके भी रहते हैं। ठीक है, बैक्टीरिया बहुत सारे आपस में, ये रोए जब मिलेंगे तो ये आपस में चिपके रहते हैं, या फिर किसी दूसरे सरफेस के साथ भी चिपके रहते हैं। जहां पर भी ये रह रहे हैं, जो इनका मीडियम है, कहीं पर भी जहां पर ये रहते हैं, तो इस पाइलस की वजह से ये क्या रहते हैं, उस जगह पर फिक्स रहते हैं, चिपके रहते हैं। तो हम लोग बोल सकते हैं कि पाइलस जो है वो क्या, किस में हेल्प करता है, अटैचमेंट में हेल्प करता है। इसीलिए पाइलस को देखिए अटैचमेंट पीली भी बोल देते हैं, इसको क्या बोल सकते हैं, और दूसरा अटैचमेंट पीली, अटैचमेंट पीली भी इसको बोल दिया जाता है, किसको, पाइलस को। और क्या करते हैं ये लोग, इसकी वजह से फिक्स रहते हैं, किसी जगह पर अटैच रहते हैं। मान लीजिए पानी के अंदर है तो इस किसी चीज से या खुद को अटैच कर लेंगे पाइलस की मदद से, और एक जगह से दूसरी जगह पर ये नहीं जाएंगे। कुछ ऐसी स्ट्रक्चर देखने को मिलेगी। अब हम लोग बात करेंगे कि जो इंटरनल स्ट्रक्चर है इसकी, वो किस तरीके से देखने को मिलती है बैक्टीरिया की। तो यहाँ पर देखिए हम लोगों ने आउटर स्ट्रक्चर इसकी देख लिए, ये पार्ट मिलेंगे। जब आप लोग कैप्सूल को हटाएंगे, जब आप लोग कैप्सूल को हटाते हैं, तो मान लीजिए आपने क्या किया, यहाँ पर कैप्सूल हटा दिया इस टाइप से। कैप्सूल हटाने के बाद आपको कैप्सूल के नीचे जो स्ट्रक्चर दिखाई देगी सबसे पहले, मान लीजिए यहाँ से कैप्सूल आपने हटा दिया है, उसके बाद जो नीचे आप लोग स्ट्रक्चर दिखाई देंगे,
ये स्ट्रक्चर होती है नीचे वाली, इसको बोलते हैं सेल वॉल। सेल वॉल है ये। और सेल वॉल जो है, सेल वॉल का काम क्या होता है, ये स्ट्रेंथ और रिजिडिटी प्रोवाइड करती है, यानी कि ताकत और कठोरता ये प्रदान करती है किसी भी सेल को। ये सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, तो सेल वॉल क्या कर रही है, इसको स्ट्रेंथ एंड रिजिडिटी इसको प्रोवाइड कर रही है। ये यहाँ पर सेल मेम्ब्रेन है, सेल वॉल है। सेल वॉल को जब आप लोग हटाते हैं, यहाँ से मान लीजिए ये सेल वॉल आप लोग देख रहे थे यहाँ पर, अब सेल वॉल हटाने के बाद यहाँ तक आप लोगों ने यहाँ पर देख लिया सेल वॉल। सेल वॉल को जब आप लोग हटाते हैं तो उसके नीचे आप लोगों को एक और लेयर देखने को मिलती है। यहाँ पर सेल वॉल हटाने के बाद एक और लेयर आप लोगों को देखने को मिली, जिसका कि नाम क्या रहेगा आपकी बार, सेल मेम्ब्रेन। सेल वॉल के ठीक नीचे ये जो दूसरी लेयर आप लोग देख रहे हैं, ये होती है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन क्या करती है, बस साइटोप्लाज्म जो है सेल के अंदर का लिक्विड है, इसको एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से, बाहर का जो एनवायरनमेंट है उससे अलग करने का काम करती है। और जितने भी जो ऑर्गेनल जो पाए जाएंगे वो साइटोप्लाज्म के अंदर ही होते हैं, तो सेल मेम्ब्रेन ही हो गई है। सेल मेम्ब्रेन हटाने के बाद आप लोगों को अंदर का लिक्विड दिखाई देगा, यहाँ पर अंदर का लिक्विड दिखाई देगा जो कि सेल के अंदर भरा हुआ है। और इस लिक्विड को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी लिक्विड को बोलते हैं साइटोप्लाज्म। सबसे पहले आप लोगों ने कैप्सूल हटाया तो आप लोगों को दिखाई दिया है सेल वॉल। सेल वॉल हटाने के बाद आप लोगों को दिखाई दिया सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन अगर हटाते हैं तो आप लोगों को दिखाई देगा यहाँ पर एक लिक्विड, जिसे कि क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म होगा। और साइटोप्लाज्म क्या है, एक जेली लाइक स्ट्रक्चर है जो कि सेल के अंदर भरी होती है। और साइटोप्लाज्म का अगर आप लोगों से यूज पूछ ले कि क्या काम है सेल के अंदर, तो ये सेलुलर ग्रोथ इसमें हेल्प करता है। ठीक है, सेल की ग्रोथ के अंदर ये हेल्प करता है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के अंदर अब न्यूक्लियस नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि न्यूक्लियस के ऊपर मेम्ब्रेन नहीं है, तो न्यूक्लियस जो है वो कहीं पर भी साइटोप्लाज्म के अंदर हो सकता है। और जो चीज़ें न्यूक्लियस के अंदर होनी थी, जो कि जेनेटिक मटेरियल डीएनए, अब वो कहाँ पर होगा, वो डीएनए जो है ना, जैसे उलझा हुआ धागे की जैसी स्ट्रक्चर, और पूरी यहाँ पर इस तरीके से देखने को आप लोगों को मिलेगा। ठीक है, पूरी सेल के अंदर ही बिखरा हुआ इस तरीके से, और क्या बोल सकते हैं, एनटेंगल्ड मास, यानी कि उलझा हुआ जो रहता है थ्रेड। एनटेंगल्ड थ्रेड क्या होता है, उलझा हुआ जो धागा रहता है, उस टाइप की स्ट्रक्चर देखने को मिलेगी। है क्या, ये डीएनए है। और डीएनए क्या है, जेनेटिक मटेरियल है। लेकिन डीएनए की जो इस टाइप की स्ट्रक्चर है ना, इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, इसको न्यूक्लियोइड कहा जाता है। डीएनए की जो इस तरीके की आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, इसको बोलते हैं न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड है, और न्यूक्लियोइड क्या है, ये डीएनए है और जेनेटिक मटेरियल ही है। ठीक है, तो न्यूक्लियोइड क्या है, न्यूक्लियोइड इज ए एंटेंगल्ड मास ऑफ जेनेटिक मटेरियल डीएनए, इस तरीके से। और कहाँ पर है ये, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर हम लोग देख रहे हैं इसको। तो ये आपका जेनेटिक मटेरियल है। उसके बाद और भी स्ट्रक्चर्स आप लोगों को देखने को मिलेगी अंदर, जैसे कि राइबोसोम इसके अंदर आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से राइबोसोम देखने को मिलेंगे। तो ये है राइबोसोम। राइबोसोम्स का जो काम है, राइबोसोम या फिर राइबोजोम, ठीक है, हिंदी मीडियम वाले राइबोसोम। तो राइबोसोम का जो काम होता है वो होता है प्रोटीन सिंथेसिस करने का। प्रोटीन का ये क्या करते हैं, सिंथेसिस करते हैं। उसके अलावा इस स्ट्रक्चर्स के अंदर ही, जैसे डीएनए जो है ना, और सर्कुलर फॉर्म के अंदर ऐसे देखने को मिलते हैं। डीएनए ही है ये, और इस तरीके से सर्कुलर और इस टाइप से अरेंजमेंट हो रखा है इनका। इस टाइप की जो स्ट्रक्चर है इनको बोल देते हैं प्लाज्मिड। ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर आप लोगों ने देखी है यहाँ पर, इनको क्या बोल देते हैं, प्लाज्मिड। प्लाज्मिड नाम दे दिया जाता है। तो बस इसकी स्ट्रक्चर में ऐसी ही चीजें देखने को मिलती है। बाकी की जो सेल ऑर्गेनल है दूसरे, जैसे कि कौन कौन से, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, उसके अलावा जो है लाइसोसोम, ये इस तरीके के ऑर्गेनिज्म जो दूसरे हैं, जो गोल्गी अपैरेटस है, ये सब क्या होंगे इसके अंदर,
एब्सेंट होते हैं। बस आप लोगों को इतना ही इसका डायग्राम ध्यान में रखना है। तो ये किसका डायग्राम है, ये प्रोकैरियोटिक सेल का ये डायग्राम है। कुछ एक बैक्टीरिया होते हैं जिसके अंदर की मीजोसोम्स और मिलते हैं, ठीक है। कुछ बैक्टीरिया के अंदर एक और स्ट्रक्चर भी देखने को मिलती है, उसको क्या बोलते हैं, मीजोसोम्स। और मीजोसोम्स क्या करते हैं, सेलुलर रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं, ठीक है, सेल के रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं। तो बस इतना ही है आज के हमारे टॉपिक में। प्रोकैरियोटिक सेल को हम लोगों ने डिटेल से देखा है, एक बार फिर से देख लेंगे। प्रोकैरियोटिक सेल जो कि उसको यूकैरियोट से अलग बनाती है, यूकैरियोटिक सेल से, तो वो क्या है कि इसके अंदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल नहीं होते हैं। खासकर न्यूक्लियस जो है उसके ऊपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है। वेल ऑर्गेनाइज, वेल डिफाइंड ये न्यूक्लियस यहाँ पर नहीं होता है। इस टाइप के ऑर्गेनिज्म को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोकैरियोट्स बोलते हैं। और प्रोकैरियोट्स का एग्जाम्पल अगर आप लोगों से पूछता है तो जो किंगडम मोनेरा है उसके अंदर आते हैं बैक्टीरिया और आर्किया, ये इसके अच्छे एग्जाम्पल हैं। नाम पूछ ले एग्जाम्पल के अंदर तो स्ट्रेप्टोकोकस, नोस्टोक, एनाबिनस, साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया जिसको कि ब्लू ग्रीन एर्गी भी बोलते हैं। इसके अलावा जो राइजोबियम है, ये सब इसके एग्जाम्पल हो गए हैं। और ये डिवाइड कैसे होते हैं, यानी कि मल्टीप्लाई कैसे होते हैं एक ऑर्गेनिज्म से दूसरा, रिप्रोडक्शन, बाइनरी फिजन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनके अंदर देखने को मिलता है। तो ये आज की हमारी क्लास थी। और उसके बाद जो यूकैरियोट्स हैं, यूकैरियोटिक सेल, उसके बारे में वैसे आप लोग पढ़ चुके हैं। हल्का सा और देख के हम लोग क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे कि जो प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स हैं उनके बीच में क्या क्या डिफरेंस है। थैंक यू फ्रेंड्स, ये थी आज की हमारी क्लास। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में जल्दी ही।